हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो एसएससी जीडी जो आपकी भर्ती है उसके लिए संभावित प्रश्न, कहने का मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, किसके, जीके जीएस के, इसमें हम करने वाले 20 प्रश्न। ठीक है, और ये सभी जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको वर्दी लेनी है, जैसा कि यहां लिखा गया, वर्दी क्या है, हमारे देश की शान है, तो उस वर्दी को लेना चाहते हो जो हमारे देश की शान है, जो आपका उद्देश्य है, जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, किसके लिए, उस वर्दी के लिए, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जब ये सारे प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, आप कितने पानी में हैं, आपको क्या पढ़ना है, कितना और अभी पढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर राज्यपाल की बात की गई है कि जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जब तक मैं आपको कुछ चीजें राज्यपाल के बारे में बताता हूं तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, राज्य का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख। जिस प्रकार केंद्र में देश का संवैधानिक प्रमुख होता है कौन, राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, आई बात समझ में, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, जो राज्यपाल है वो आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानमंडल 70 में नहीं हो। इसके साथ ही जो राज्यपाल है वो उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नोट कर लेना एक प्रश्न कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होता है, और जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। किसके, राष्ट्रपति के। यहां तक क्लियर। इसके बाद बात करें राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य का जो न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को क्या करता है, ओथ दिलाता है, अर्थात शपथ दिलाता है। नियुक्ति संबंधी अधिकार के बारे में बात करें, किसके, राज्यपाल के। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, साथ ही मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद राज्यपाल मंत्री परिषद की क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसी के साथ आपका जो आंसर है वो आ गया होगा। क्या आंसर है कि राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ऑप्शन बी क्या होगा यहां पर, करेक्ट होगा। अर्थात किसी को भी या किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए उसकी न्यूनतम आयु यदि आपसे पूछे कितनी होनी चाहिए तो आपका आंसर होगा 35 वर्ष। क्या होगा, 35 वर्ष। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो राज्यपाल से संबंधित मैंने आपको बता दिए, साथ साथ इनको नोट भी कर लेना क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न बना सकता है, लेकिन आपको उन प्रश्नों का जवाब अच्छे से देना है। कहने का मतलब यह है कि आपको एग्जामिनर से 2 कदम आगे चलना है, तभी आप उस सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर सकोगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो इसमें आंसर आपका आ जाना चाहिए ऑप्शन बी, 21A। क्या होगा, ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए 21A के बारे में यदि हम बात करें तो ये ऐड किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें क्या था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। प्रश्न क्या था कि अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यदि आपसे पूछे आर्टिकल 21A कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया। आई बात समझ में? इसमें क्या है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। ठीक है, पॉइंट क्लियर। साथ ही यहां पर आर्टिकल 20 है और एक आपका आर्टिकल 21 है। ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं, ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या नहीं होते हैं, इनका स्थगन संभव नहीं होता है। वैसे यदि आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन संभव है या नहीं, तो क्या होगा? संभव है। लेकिन दो अपवाद हैं, कौन से? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इनका स्थगन संभव नहीं है। किसके समय? राष्ट्रीय आपात के समय। आई बात समझ में? तो देखिए अगला प्रश्न, जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? जल्लीकट्टू खेल के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। किस देश से संबंधित है? सभी को पता है, भारत से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। भारत में राज्य यदि आपसे पूछे, तमिलनाडु राज्य से। किससे? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और ये जल्लीकट्टू खेल जो है, इसका आयोजन कब किया जाता है? तमिलनाडु में पोंगल पर्व पर, जो पोंगल पर्व मनाया जाता है, उस पर जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किया जाता है। अब ये जल्लीकट्टू खेल होता क्या है? जो बैल होते हैं, यहां पर बैल नहीं, इसके आगे एक और शब्द ऐड करना है, बेलगाम बैल, जिनके कोई लगाम नहीं होती, उन बेलगाम बैल को नियंत्रित करने का प्रयास वहां के लोगों के द्वारा किया जाता है। ये क्या होता है? जल्लीकट्टू खेल होता है। कहां पर? तमिलनाडु में। किस पर्व पर आयोजित किया जाता है? पोंगल पर्व पर इसका आयोजन किया जाता है। किसका? जल्लीकट्टू खेल का। ध्यान रखना, किस राज्य से संबंधित है यह भी पूछा जा सकता है, तमिलनाडु राज्य से। आई बात समझ में? तो अगला प्रश्न देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक सभी को पता होगा। यदि नहीं पता है तो देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? सबसे पहले हमारा आंसर आएगा नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पहला पॉइंट क्लियर। जो आंसर आना चाहिए था वो आंसर हमारा आ चुका है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो भारत में कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, ये क्या कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग जो है वो क्या है? विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। इसी के साथ यहां पर एक ऑप्शन है एडम स्मिथ। ये कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। किसके जनक? अर्थशास्त्र के जनक। आई बात समझ में? इसी के साथ यहां पर है तीसरा ऑप्शन, वर्गीज कुरियन। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक या दुग्ध क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन डी सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जो कि हमारे पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र के जनक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। यदि आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो वो आपका कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक के बारे में बात करें तो वर्गीज कुरियन है। आई बात समझ में? हो गए सारे पॉइंट क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न पर। एक एक प्रश्न जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखते हुए चलना प्रत्येक प्रश्न को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार
रिक्त के अंतर्गत आता है? भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किसकी बात कर रहे हैं? मनरेगा की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करें कि ये जो महात्मा गांधी अर्थात ये जो मनरेगा था, ये पहले था आपका नरेगा। किस नाम से इसका स्थापना हुई थी? नरेगा के नाम से। कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को। ये ध्यान रखना, 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये पॉइंट भी ऐड कर लेना। ठीक है, ये कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को। अब आप सोचोगे कि नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को ही बात कर रहे हैं यहां पर मनरेगा की, तो इसमें जो मनरेगा ऐड किया गया या इसका नेम कब चेंज किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। कहने का मतलब ये पहले था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और अब इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना भी इसको बोला जाता है। आई बात समझ में? नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को। किसके द्वारा की गई? उस समय जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नरेगा से मनरेगा कैसे बना? इसका नाम जो है वो बदला गया 2 अक्टूबर 2009 को। इसमें महात्मा गांधी ऐड किया गया। अब ये क्या हो गया? मनरेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपका वो यही है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आई बात समझ में? ये दिशा निर्देशों में लिखा होना चाहिए कि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, तभी आप ध्यान से पढ़ोगे। वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो कितने खिलाड़ियों को? 6 खिलाड़ियों को। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। अब प्रश्न ये भी बनता है, वॉलीबॉल का जन्म कहां पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां पर हुआ था इस खेल की शुरुआत? संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। एक पक्ष में एक समय में कितने खिलाड़ी फील्ड में खेलने की अनुमति है? 6 खिलाड़ियों के फील्ड में खेलने की अनुमति। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। कोली नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम बात करते हैं किसके बारे में? कोली नृत्य के बारे में। तो कोली नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य का क्या है? लोक नृत्य। यहां पर आंसर क्या होगा? बी। और महाराष्ट्र का एक और लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है जो है लावणी। क्या है? लावणी, जहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसी के साथ जो कोली नृत्य है वो महाराष्ट्र के कोलियो जनजाति है। कौन सी? कोलियो जनजाति। उस कोलियो जनजाति के मछुआरे जो होते हैं वो मछुआरे क्या करते हैं? ये कोली नृत्य करते हैं। महाराष्ट्र के कोलियो जनजाति के जो मछुआरे हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? कोली नृत्य करते हैं। यहां पर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की जो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं उनकी बात करें, एक तो है आपका कोलटम है, एक आपका करगट्टम है, एक आपका कुमी है। ये 3 ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कोलटम, करगट्टम और कुमी ये किसके हैं? तमिलनाडु के लोक नृत्य। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो एक तो छऊ आपका जो पश्चिम बंगाल का है, एक गंभीरा है, ये भी क्या है? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। इसके बाद यहां पर बात हुई है झारखंड की, तो झारखंड का झुमेरा है। एक याद रखना है, 3 अपने आप याद हो जाएंगे। झुमेरा याद रखना है, इसमें 2 शब्द जोड़ देना, एक मर्दाना झुमेरा और एक जनानी झुमेरा।
या झुमेर बोल सकते हैं। ये क्या है? झारखंड के लोक नृत्य हैं। जैसे झारखंड और जैसे झुमेर, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। गंभीरा, ठीक है, और छऊ किसके नृत्य हैं? पश्चिम बंगाल के। कोलटम, करगट्टम और कुमी ये किसके हैं? तमिलनाडु के। बात कर रहे थे कोली नृत्य की, किसका लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का, जो कि महाराष्ट्र की कोलियो जनजाति के मछुआरों के द्वारा ये किया जाता है। आई बात समझ में? पॉइंट क्लियर? अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? कहने का मतलब ये प्रश्न आपको बता रहा है कि आप दिल्ली सल्तनत पढ़िए। क्या पढ़िए? दिल्ली सल्तनत। यदि आपने दिल्ली सल्तनत नहीं पढ़ी तो उसको पढ़िए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था। उनका क्रम आपको पता होना चाहिए, उनकी सन आपको पता होना चाहिए कि कौन से वंश ने कब से कब तक शासन किया था। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी बोला जाता है। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद आपका आता है खिलजी वंश, ठीक है, फिर आता है आपका तुगलक वंश, फिर आपका आता है सैयद वंश, और फिर आता है आपका लोधी वंश। अब इनकी सन देखिए। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 में, तो ये था 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना की 1290 से 1320 तक खिलजी वंश ने शासन किया था। किस पर? दिल्ली पर। तुगलक वंश की बात करें 1320 से 1414 तक शासन किया था तुगलक वंश ने। सैयद वंश की बात करें 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया सैयद वंश ने। और अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश, जिसने शासन किया था 1451 से 1526 तक। कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया। शुरुआत हुई थी 1206 में और यहां पर शासन खत्म हुआ था 1526 ईस्वी में। आई बात समझ में? पहला कौन सा वंश था? गुलाम वंश था। क्रम भी आपको पता होना चाहिए, जिसने शासन किया 1206 से 1290, जिसको मामलुक वंश भी बोला जाता है। दूसरा वंश था खिलजी वंश 1290 से 1320। पर्सन पर देखिए एक बार, यह क्या पूछ रहा है? 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने शासन किया था? तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी, खिलजी वंश ने। किसने किया था? खिलजी वंश ने शासन किया था। तीसरा वंश तुगलक वंश 1320 से 1414 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इसके बाद चौथा वंश सैयद वंश, जिसने 1414 से 1451 तक शासन किया। और अंतिम है लोधी वंश, जिसने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। इनका क्रम, इनकी सन आपको पता होनी चाहिए, डिटेल से इनको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में कहां से गिरफ्तार किया? किसकी बात कर रहे हैं? बहादुर शाह जफर। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया था। कहां? रंगून। अब प्रश्न क्या बन रहा है यहां पर कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा दिल्ली में कहां से गिरफ्तार किया? हुमायूं के मकबरे से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान रखना, 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व जो है वो दिल्ली से किसने किया था? दिल्ली के जो थे बहादुर शाह जफर, इन्होंने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? स्वतंत्रता से पूर्व कौन था जिसने भारत में गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो किसने की थी? आया दिमाग में? कमेंट कीजिए। आंसर आपका पहले आ जाना चाहिए। जब तक मैं प्रश्न को पढ़ता हूं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके बारे में एक पॉइंट बनता है। इनकी एक पुस्तक थी,
पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये इनकी पुस्तक थी जो कब प्रकाशित हुई थी? 1901 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1901 में। ये जरूर ध्यान रख लेना। दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक थी पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया कब प्रकाशित हुई? 1901 में। और प्रश्न ये बनता है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी रेखा की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी वो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, आई बात समझ में? अगला प्रश्न देखिए, इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? सीधा सा प्रश्न है, एकदम सरल सा प्रश्न है। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया में जो अंतिम चरण होता है वो क्या होता है? यदि थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा भी इसको चलाओगे दिमाग को, तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो, चाहे आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। देखिए, पिग आयरन का उत्पादन, उस समय जो अंतिम चरण है उसमें पिग आयरन का उत्पादन करेंगे, इस्पात को आकार देना, तरल इस्पात का उत्पादन करना, ब्लास्ट फर्नेस में चूना पत्थर कोक और लोहे को गर्म करना। जो गर्म करना ये बीच की प्रोसेस है। अंतिम चरण हमसे पूछा है, तो अंतिम चरण में क्या होता है? इस्पात को आकार देना। आप अपने जो तैयारी है उसको अंतिम दिनों में क्या करते हो? अंतिम आकार देते हो, उसको अंतिम सिलेक्शन की तैयारी करते हो अंतिम दिनों में। तो वही क्या है? अंतिम चरण क्या होगा? इस्पात को आकार देना। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, स्त्रीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? स्त्रीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सामने ये जो वर्ड है नया स्त्रीकरण, इसके बारे में आप सोच रहे हो होता क्या है? देखिए, जैविक समुदाय में विभिन्न स्तरों में रहने वाली जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं, देखिए जैविक समुदाय है, ठीक है, उसके विभिन्न स्तरों में रहती हैं क्या? विभिन्न प्रजातियां रहती हैं। उन विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? स्त्रीकरण कहा जाता है। इसी परिभाषा में आपका आंसर छुपा हुआ है। जैविक समुदाय में कोई भी जैविक समुदाय है उसकी हम बात करें, जीवों का जो समुदाय है, उस जैविक समुदाय में विभिन्न जो स्तरों में रहने वाली विभिन्न प्रजातियां हैं, उनके ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? स्त्रीकरण कहा जाता है। और स्त्रीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे करते हैं? ऊर्ध्वाधर बताया ना, परिभाषा में आया नाम, तो यहां पर क्या होगा? ऊर्ध्ववत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, परिभाषा स्त्रीकरण की नोट कर लेना, लिख लेना अच्छे से, क्योंकि नया शब्द आपके सामने। जैविक समुदाय में विभिन्न स्तरों में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? स्त्रीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया या अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया? किनको किया गया? जतिन गोस्वामी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो जतिन गोस्वामी है ये भारतीय नर्तक है और कोरियोग्राफर भी है। क्या है? कोरियोग्राफर। इनके बारे में खास बात यह है कि ये सत्रिया अकादमी गुवाहाटी के, किसकी बात कर रहे हैं? सत्रिया अकादमी गुवाहाटी, गुवाहाटी के क्या है? संस्थापक निदेशक। जतिन गोस्वामी सत्रिया अकादमी गुवाहाटी की क्या है? संस्थापक निदेशक। देखिए, सत्रिया नाम सुना है, सुना तो होगा ही, क्योंकि मैंने आपको बताया जो, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ये 8वां भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसको शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में कब रखा गया या इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता कब मिली? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 2008 में।
सत्रिया जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, इसको भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता 2008 में प्राप्त हुई। जो 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं वो मैंने आपको बहुत बार, जब भी शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड कोई प्रश्न आया है, मैंने बताए हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने, साथ ही उनके आगे किस राज्य से रिलेटेड है, ये दोनों चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी कि आपको कितना याद है। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया कि जतिन गोस्वामी जो कि भारतीय नर्तक हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, और सत्रिय अकादमी गुवाहाटी के संस्थापक निदेशक हैं, और सत्रिया को भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा 2008 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? इजी सा प्रश्न है, साइंस थोड़ी बहुत तो पढ़ी है एकदम, यदि थोड़ा बहुत भी आपने साइंस पढ़ा है तो आराम से कर लोगे, बहुत इजी प्रश्न है। देखिए, किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? यहां पर हीलियम की देखें तो हीलियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 2, कितनी है? 2। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 8। कैल्शियम की 20 और मैग्नीशियम बच गया 12। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। उसी प्रकार से कैल्शियम 20 पे और मैग्नीशियम कितने पे आता है? 12 पे। तो 12 किसकी है? मैग्नीशियम की। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? इनमें से कौन सा ऐसा महासागर है? देखिए, 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीप कितने हैं? 7। और कितने महासागर हैं? 5 महासागर। 5 महासागर। ठीक है, और इसमें पूछा कि एस आकार का कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अटलांटिक महासागर जो है वो किस आकार का है? एस आकार का। इसका जो क्षेत्रफल है वो प्रशांत महासागर का लगभग आधा है। कितना है? प्रशांत महासागर का लगभग आधा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन शुरू होती है? किसकी बात कर रहे हैं? गणेश चतुर्थी की बात कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है? यहां पर आपका इंग्लिश माह नहीं पूछा है, हिंदू पंचांग की बात हो रही है, हिंदू महीनों की बात हो रही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा ए, भाद्रपद। ऑप्शन ए क्या होगा? भाद्रपद। जो गणेश चतुर्थी है वो हिंदू पंचांग के भाद्रपद, अर्थात आम भाषा में जो बोलते हैं हम भादवा, क्या बोलते हैं आम भाषा में? भादवा। तो उसके माह के चौथे दिन से गणेश चतुर्थी क्या होती है? शुरू होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में रिक्त स्थान की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी। अभी हमने बात की थी हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन है? ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि शुरुआत जो है 1960 में कौन सी उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी? तो यहां पर आएगा आपका ऑप्शन ए, चावल और गेहूं। कहने का मतलब मोटे अनाज, चावल और गेहूं से इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, राष्ट्रीय आय लेखा। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की रिक्त स्थान गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय आय लेखा की। क्या होती है कि एक निश्चित समय अवधि में देश की आर्थिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। हो गई डेफिनेशन पूरी, तो आंसर भी आ गया होगा। क्या आएगा? ऑप्शन सी आर्थिक। क्या आएगा? आर्थिक। देखिए, एक निश्चित समय अवधि में देश की आर्थिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। कौन? राष्ट्रीय आय लेखा। आई बात समझ में? तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने % सही हुए। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ते रहना। धन्यवाद।